8086 8086 भी हम इसको बुलाते हैं। इसका हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा आर्किटेक्चर है स्क्रीन पे वो पूरा बना हुआ है। तो सबसे पहली बात आती है हमारी टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, यानी इसमें साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारी मेमोरी जो है और इनपुट आउटपुट का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो हम यहाँ से करेंगे। तो मतलब अगर हमें इनपुट लेना है तो वहाँ से लिया जाएगा और आउटपुट अगर हमें भेजना है तो वहाँ से भेजा जाएगा। अब उसके बाद हमारा आता है कि आप इसमें आर्किटेक्चर पे देख सकते हो कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है हमारा BIU एंड सेकंड इज अवर EU। BIU is bus interface unit and second one is EU, that is execution unit. We can understand by its name only कि execution unit यानी यहाँ पे हमारा execution का काम चल रहा है, और BIU यानी bus interface unit यानी ये buses को संभालता है। और buses का मैंने आप लोगों को यूज बताया था लास्ट क्लास में कि बस जो होती हैं वो एड्रेस बस, डेटा बस, ऐसे 3 टाइप्स की होती हैं सिस्टम बस। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो पास ऑन करने के लिए बस का यूज होता है। डेटा जो होता है उसको पास ऑन करने के लिए हम पास ऑन करने के लिए यूज करते हैं। एंड एक्चुअली इट इज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द डिफरेंट parts of the microprocessor, that is control unit, its memory and the microprocessor itself। तो microprocessor और उसके peripherals यानी कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और जो मेमोरी होती है उनके बीच की कम्युनिकेशन लिंक जो होती है वो बसेस होती है। ठीक है, तो ये बस जो है उनको उनका पूरा जो इंटरफेस होता है, बस का इंटरफेस यूनिट जो है उसको हम BIU कह रहे हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कल कि ये जो सिग्मा है, दिस इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक यूनिट। मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो पूरा आर्किटेक्चर दिख रहा है उसमें आपको मैक्सिमम चीजें जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही हैं। बस 2 यूनिट आपको यहाँ पे जो है वो अलग दिख रही है थोड़ी, जैसे कि आप ये ALU देख सकते हैं, ALU का शेप डिफरेंट है और यहाँ पे जो है हमारा इस यूनिट का शेप डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो शेप होता है वो हम अर्थमेटिक यूनिट के लिए देते हैं। अर्थमेटिक यूनिट में अब हमें ALU में तो साफ समझ में आ रहा है कि दिस इज एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो और माइक्रोप्रोसेसर 8086 में जो हमारा एड्रेस होता है दैट इज फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे 2 एड्रेस बनते हैं। मतलब फिजिकल एड्रेस जो होता है दैट इज एक्चुअली दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एड्रेसेस, वन इज द सेगमेंट एड्रेस एंड वन इज द ऑफसेट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को भी समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मैंने उसके लिए आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपकी बुक है, आपकी बुक में पेज नंबर्स होते हैं। तो पहले जो बुक्स आती थी जनरली, अभी भी जो जनरल बुक्स होती है उसमें सिंपल पेज नंबर्स दिए होते हैं, है ना, और इंडेक्स सामने रहता है। तो जैसे अगर 800 पेजेस की बुक है तो 576, 620 इस तरीके के पेज नंबर दिए होते हैं। बट कुछ बुक्स में थोड़ा ये हमारे लिए इजी हो जाता है, वो हर चैप्टर वाइज पेज नंबर अलग से देते हैं। जैसे चैप्टर 1 है और तो चैप्टर 1 के अंदर अगर 100 पेजेस है तो चैप्टर 1.1, 1.3, 1.8, 1.26 इस तरीके से। एंड सिमिलरली सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर को वो अलग अलग पेजेस में डिवाइड करते हैं। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। और वो जो होता है उसका एड्रेसिंग फिर हम कैसे करेंगे, अगर इन जनरल आपके पूरे पेजेस का एक साथ नंबरिंग दिया हुआ है तो आपको सिंपली बोला जाएगा कि 564 पेज नंबर में आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन अगर आपका सेगमेंट और उस मतलब जैसे अगर हमने सेगमेंट्स इन द सेंस हम चैप्टर से यहाँ पे सेगमेंट को समझ रहे हैं कि अगर हमें उसमें चैप्टर में डिवाइड करके फिर उसमें पेज नंबर डिवाइड किए तो हम बोल सकते हैं कि 5th चैप्टर के 64th पेज नंबर पे जो है आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक डिवाइडेड है। तो ये जो 5th चैप्टर है, अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं यहाँ पे सेगमेंट एड्रेस को 5th चैप्टर से कंपेयर कर रही हूँ। और फिर जो मैंने 5th चैप्टर के अंदर 64 पेज बोला है उसको मैं ऑफसेट एड्रेस बोलूंगी, क्योंकि सेगमेंट रजिस्टर जो होगा उसके अंदर अपने और भी मतलब सेगमेंट्स बोल सकते हैं या उसमें और भी पार्टीशंस होंगे जिसमें अलग अलग जगह पे हम अलग अलग टाइप की चीजों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या है कि फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमको सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस दोनों की जरूरत पड़ेगी। और फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है ये जो आपकी स्क्रीन में यहाँ पे अर्थमेटिक यूनिट के अंदर पे नीचे पे दिया हुआ है, दैट इज सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन हमको क्योंकि करना है इसलिए हमको एक अर्थमेटिक यूनिट लगेगी और इसलिए यहाँ पे अर्थमेटिक यूनिट को दिया गया है। ओके, अब बात आती है हमारी यहाँ पे, अब आप BIU में यानी बस इंटरफेस यूनिट में 2 और चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ रजिस्टर्स हैं, दीज आर सेगमेंट रजिस्टर्स।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 बाइट प्रीफेच क्यू। तो पहले हम सेगमेंट रजिस्टर्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी समझाया था कि जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी अगेन जो है वो अलग अलग लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। भाई हमारी मेमोरी है, हमें मेमोरी में अलग अलग चीजें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कंप्यूटर की बात करें, आपके पास 1 TB का मेमोरी है, तो आप उस 1 TB मेमोरी को अपने हिसाब से लॉजिकली कुछ डिवाइड करते होंगे। भाई आपने सी ड्राइव बनाया जिसमें सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर को रन करने के लिए काम आते हैं, तो आप उसमें सी ड्राइव में सारे के सारे प्रोग्राम्स रखते हो। इन जनरल भी अगर आप देखो तो सबसे पहले सी ड्राइव ही बना रहता है और उसमें कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट आपके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको जाके सेव करता है। अगर आप कोई भी नया चीज इंस्टॉल करते हो तो उसकी जो होती है वो प्रोग्राम फाइल्स में जाके सेव होती है। वो प्रोग्राम फाइल कहाँ होती है? सी ड्राइव में होती है। व्हाट इज दिस सी ड्राइव? इज ए ड्राइव क्यों नहीं होता खुद से? वाई? बिकॉज सी ड्राइव इज मतलब सी ड्राइव यानी कोड ड्राइव, जहाँ पे आपके कंप्यूटर को, आपके प्रोसेसर को चलाने के लिए जो भी कोड होंगे वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप डी ड्राइव, ई ड्राइव, बहुत सारी ड्राइव्स आप अपने हिसाब से बना लेते हो और उन ड्राइव्स को आप अपने हिसाब से, कि भाई आपने डी ड्राइव बनाया, उसमें आपने सोचा कि इसमें मेरी कॉलेज से रिलेटेड चीजें रहेंगी, तो आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हो। फिर आपने एक आध दो और अगर ड्राइव बनाई तो उसमें किसी में मूवीज रखा, किसी में सॉन्ग्स रखा, किसी में एंटरटेनमेंट की चीजें रखी, तो वो आप अपने हिसाब से करते हो। तो आपने क्या किया? अपनी जो मेमोरी है उसको लॉजिकली अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया, क्योंकि अगर आपने लॉजिकली उसको डिवाइड कर लिया है तो बाद में आपको डेटा एक्सेस करने में आसानी होती है। आपको पता है कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम फाइल में, मतलब मुझे कोई डेटा चाहिए, मतलब कंप्यूटर चाहिए, कोड चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, तो आप सी ड्राइव में जाओगे। अगर आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने कोई बुक सेव कर रखी होगी, नोट सेव कर रखे होंगे, मैम का वीडियो सेव कर रखा होगा, तो आप अपनी डी ड्राइव में जाओगे जिसमें आपने कॉलेज रिलेटेड चीजें सेव कर रखी है। और अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है, मूवी देखना है, गाने सुनना है, तो आप अपनी दूसरी ड्राइव में जाओगे। तो ये आपने लॉजिकल किया हुआ है, आप भी करते हो, हर किसी का काम है ये करना, जिससे हमको ढूंढना आसान होता है और हमारा टाइम सेव होता है। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर ने भी अपनी जो मेमोरी है उसको लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से जो सेगमेंट्स होते हैं वो है कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो जो हमारा कोड सेगमेंट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन कोड्स जो है वो सेव होते हैं, और जो हमारा डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है वहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है, और स्टैक सेगमेंट में हमारा स्टैक सेव होता है। स्टैक मतलब एक तरीके से हमारा रन टाइम में जो हमको डेटा जनरेट होता है और उसको सेव करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो चारों दिख रहे हैं, CS, SS, DS एंड ES, ये सारे हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ठीक है। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड सेगमेंट रजिस्टर्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब मैं आपको एक इन जनरल बोल रही हूँ कि जो मेमोरी है उसको हमने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया है, तो उस समय हम सेगमेंट यानी पार्टीशन की बात करते हैं। और जब मैं सेगमेंट रजिस्टर्स बोल रही हूँ, मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट के डेटा को जब हम कहीं पे जाके सेव कर रहे हैं, मतलब हम रजिस्टर्स में सेव कर रहे हैं, है ना। तो मैं उन सेगमेंट रजिस्टर्स की बात कर रही हूँ, जैसे कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो कोड सेगमेंट है, ये सारे रजिस्टर्स हैं, यानी कि हमारे एड्रेस सेव करेंगे कहाँ का? ये हमारे कोड का एड्रेस, डेटा का एड्रेस, ये सारी चीजें सेव करेंगे। अब हमारे को पता है कि भाई हमें फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए सेगमेंट एड्रेस के अलावा जो है वो हमें ऑफसेट एड्रेस भी चाहिए होता है। ऑफसेट एड्रेस के लिए भी हमको रजिस्टर लगेगा भाई। तो उसके लिए ये आपका जो आईपी दिख रहा है, दिस इज ऑफसेट एड्रेस फॉर व्हाट? ओनली फॉर कोड सेगमेंट, ठीक है। तो जो ये आपका आईपी है, आईपी इज द ऑफसेट रजिस्टर, है ना। ये जो आपका आईपी है, दिस इज द this IP is the offset register for code segment। ओके, तो अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मैम अगर कोड सेगमेंट का ऑफसेट रजिस्टर वहां है, तो बाकी जो हमारे सेगमेंट्स हैं उसका भी तो ऑफसेट रजिस्टर होना चाहिए, डेटा का, स्टैक का। तो यस, उनका जो ऑफसेट रजिस्टर है मतलब हमारा जो रजिस्टर है वो यहाँ पे ऑफसेट रजिस्टर्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, नीचे ये, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, दिस इज SP, BP, SI, DI, ऑल दीज आर ऑफसेट रजिस्टर्स फॉर योर डेटा एंड फॉर स्टैक एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब अब अपन को समझ में आ गया, ये अरिथमेटिक यूनिट हमको समझ में आ गई, ये हमें सेगमेंट रजिस्टर, ऑफसेट रजिस्टर समझ में आ गया, और यहाँ वाले सेगमेंट रजिस्टर, ऑफसेट रजिस्टर भी समझ में आ गया। अब हमारा क्या बचता है? BIU में देखा जाए तो सिर्फ हमारा 6 बाइट प्रीफेच क्यू समझता है। तो इसको मैंने आपको समझाया था कि दिस इज क्यू। क्यू अगर हम बेसिकली इंग्लिश में समझे क्यू क्या होता है, तो क्यू मतलब लाइन, है ना। आप लोग जब लैब में जाते हैं तो आई यूज्ड टू से कि प्लीज फॉर्म अ क्यू, है ना। तो लाइन, अब जब आप लाइन बनाते हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है,
जब आप लैब में जाते हैं तो जब हमने लाइन बनाई, तो अगर मैंने बोला रोल नंबर वाइज लाइन बनाई जाए, तो आपकी क्लास में सबसे पहले अगर प्रभात खड़ा हो रहा है, उसके पीछे प्रफुल्ल खड़ा हो रहा है, एंड देन सो ऑन, तो सबसे पहले लैब के अंदर कौन जाता है? प्रभात जाता है, फिर प्रफुल्ल जाता है, फिर प्रखर और जो भी पीछे रोल नंबर्स हैं वो सारे के सारे लोग। तो यहाँ पे भी क्यू का कंसेप्ट वही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टैक। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था। स्टैक का और क्यू में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि क्यू वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसके लिए एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था प्लेट्स का। जब शादियों में प्लेट्स रखी जाती है, तो पहली प्लेट जो रखते हैं वो सबसे आखिरी में यूज होती है, और जो सबसे आखिरी में प्लेट्स रखी जाती है वो सबसे पहले यूज होती है। ठीक है, तो स्टैक और क्यू का मतलब आपको समझ में आया होगा। तो उसी क्यू के फॉर्मूले में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट आकर क्यू लगाते हैं। जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट आकर क्यू में खड़ा होता है, वही सबसे पहले डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। ठीक है, 6 बाइट का है ये, 6 बाइट है प्रीफेच क्यू, यानी हमारा मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन सेट जो हम यहाँ रख सकते हैं वो 6 बाइट का रख सकते हैं। 6 बाइट, अब आपको ये याद होगा, ये मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, और हमको ये भी पता है कि 16 बिट 8086 जो है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें हमारी एड्रेस बस, डेटा बस जो होती है वो 16 बिट की होती है, तो हम एक बार में मैक्सिमम 16 बिट का जो इंस्ट्रक्शन है वो हम फेच कर सकते हैं। इसीलिए जो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो हमारी क्यू है, वो जब लाइन बाय लाइन डिकोडिंग के लिए जाएंगी, तो जैसे फर्स्ट जब डिकोडिंग के लिए गया, तो हमारा सिक्स्थ वाला जो है वो खाली हो जाएगा, बिकॉज बाकी सारे जो है वो एक एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब सिक्स्थ वाला खाली होगा तो उसको हम तुरंत नहीं भरेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट तुरंत उसमें नहीं आएगा। कब आएगा इंस्ट्रक्शन सेट उसमें? जब फिफ्थ भी खाली होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट ऐसे तो हम 8 बिट का भी ला सकते हैं, लेकिन 8 बिट का लाएगा, फिर जाकर 8 बिट का लाएगा। उससे बेटर एक साथ 16 बिट का ले आए, हमारा काम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रही, समय भी बच रहा है। ठीक है, और 16 बिट का लाने के लिए इसलिए भी है इसका सोल्यूशन, बिकॉज उस समय एकदम से तो जरूरत नहीं है कि भाई तुरंत उसको जाना है तो हमने तुरंत 8 बिट का ले आया। हमें पता है कि उसके पहले 4 और बाइट्स हैं जो पहले डिकोड और एग्जीक्यूट होने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको कोई बहुत ज्यादा जल्दी है, तो वो वेट कर सकता है वहां पे, और हमारा टाइम और एनर्जी भी बच सकती है। इसीलिए जब 2 बिट ऊपर के खाली होंगे तब नया इंस्ट्रक्शन आएगा। दीज आर, मैं आप लोग को ये सारी चीजें बार बार इसलिए बताती हूँ कि दीज आर समथिंग जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसको लिख लो कहीं, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू में या फिर आपके वाइवा क्वेश्चन में माइक्रो प्रोसेसर की ये चीजें यूज हो सकती है। उसके बाद बात आती है हमारी कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट हमें पता है कि क्यों यूज होती है, मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को। कंट्रोल यूनिट इज यूज टू कंट्रोल द होल माइक्रो प्रोसेसर। आपका डेटा का ट्रांसमिशन, इंस्ट्रक्शंस का आना, डिकोड होना, ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल यूनिट संभालता है। ALU एवरीवन नोज कि जो भी अब आपको इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसमें अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस करने होंगे, वो काम कौन करता है? ALU करता है। अब बात आती है हमारी ऑपरेंड्स की। ऑपरेंड क्या होते हैं? तो मैंने इसके लिए कल आप लोग को एक स्वैपिंग का एग्जांपल दिया था, इंटरचेंज का एग्जांपल दिया था कि अगर हमको 2 रजिस्टर के डेटा को इंटरचेंज करना, तो भाई हम ऐसे तो इंटरचेंज नहीं कर देंगे। इंटरचेंज करने के लिए हमको एक तीसरा रजिस्टर लगेगा, उस समय तुरंत तीसरा एक ऑब्जेक्ट लगेगा जिसमें हम पहले रजिस्टर का डेटा रखें, फिर दूसरे रजिस्टर के डेटा को पहले रजिस्टर में डालें, और फिर जो पहले रजिस्टर का डेटा हमने कहीं और रखा था उसको उठा के दूसरे में डालें, तो हमारा जो है इंटरचेंज इजीली हो पाएगा। तो उस रन टाइम में जो हमको तीसरे रजिस्टर की जरूरत पड़ी, वो कहाँ से मिलेगा हमको? ऑपरेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। जनरल पर्पस रजिस्टर मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं वो 16 बिट के होते हैं, बट इन रजिस्टर को हम इंडिविजुअली 8 बिट के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि AH, AL, BH, BL, CH, CL एंड DH, DL। तो ये जो AH, AL, BH, BL, CH, CL जो है, इसमें आप H और L को कॉमन देख रहे हैं। H इज फॉर हायर बिट, यूज फॉर हायर बिट, एंड L इज यूज फॉर लोअर बिट। तो AX जो है, अगर हमारा एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 बिट और 8 बिट के। तो एक हायर बिट 8 बिट रजिस्टर है जिसको हम AH बोलेंगे, और एक लोअर बिट है जिसको हम AL बोलेंगे। सिमिलरली फॉर BH, CH एंड DH एंड ऑल। और इनको कंबाइंडली जो 16 बिट रजिस्टर है उसको हम AX, BX, CX, DX से वो करते हैं। अब इनको जनरल पर्पस रजिस्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जनरल पर्पसेस के लिए यूज होता है, मतलब ये हमारे लिए यूज होता है, जो प्रोग्रामर है उनके लिए यूज होता है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स के, माइक्रो प्रोसेसर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कोई वेरिएबल नहीं ड्रॉ करते हैं, हम कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट करते हैं, हमें डायरेक्टली रजिस्टर्स को यूज करना पड़ता है। तो ये रजिस्टर किसके लिए होते हैं? हमारे लिए होते हैं, जो रजिस्टर हम यूज करें। इसमें पहले से कोई डेटा नहीं होता, इसमें हम डालते हैं, हमें करना है जो भी काम करना है इनको यूज करके, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज जनरल पर्पस रजिस्टर। इसमें भी फिर मैंने आपको हर रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन किया था कि AX इज एक्यूमुलेटर, CX इज काउंटर, और BX क्या था? याद है किसी को? BX क्या था?
DX was offset storage, है ना, फॉर फॉर्मिंग फिजिकल एड्रेसेस। इसमें भी हम जो है वो ऑफसेट स्टोरेज रखते थे फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए। एंड DX वॉज जनरल पर्पस रजिस्टर विच मे बी यूज्ड इन इम्प्लिसिट ऑपरेंड। जब हमें ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, मैंने बोला ऑपरेंड्स की आपको एकदम से जरूरत पड़ती है, तब वो जो है वो DH को यूज करेगा। ठीक है, ओके। अब हमारी बात हो गई, हमने सारी चीजें समझ गई। अब बचता है हमारा फ्लैग्स। फ्लैग्स जो होता है, मैंने आपको बताया था कल की, फ्लैग इज नथिंग बट अ 16 बिट रजिस्टर, है ना। 16 बिट रजिस्टर होता है ये। 8086 यानी 8086 फ्लैग रजिस्टर कंटेंट्स इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशंस इन द ALU। मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिजल्ट आता है उसका स्टेटस बताता है फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो ALU में जब भी हमारा कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के कई सारे स्टेटस हो सकते हैं। हो सकता है वो 0 आए, उसमें हो सकता है कि हमारा क्या कहते हैं कैरी हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय हम क्या करेंगे, हम इस फ्लैग को यूज करेंगे टू टेल द स्टेटस ऑफ द result. It also contains some flag bits to control the CPU operations. Details of the flag registers अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं फ्लैग रजिस्टर का जो है, यहाँ पे तो आपको एक जनरल डायग्राम जो है वो दिख रहा है, बट फ्लैग रजिस्टर 16 बिट जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 बिट है, जिसमें से अभी भी जो है वो ये 4, 5, 6, 7 जो बिट्स हैं वो अभी भी अनयूज्ड है। इसकी सिर्फ 9 बिट को यूज किया जा चुका है। ठीक है, और आप इसमें हर उसमें देखेंगे कि CF कैरी फ्लैग ये 1 होता है, मतलब कैरी निकली है। MSB में मतलब MSB सबको पता है क्या होता है, वहां पे कैरी है, और अगर 0 है मतलब कोई कैरी नहीं है। पैरिटी फ्लैग, अब आपने इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी बोला है, मतलब अगर नंबर ऑफ वंस, याद होगा आपको पैरिटी जनरेटर हमने पढ़ा हुआ है DSD में, तो मतलब अगर हमारे नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन है तो हमारा इवन पैरिटी है, तो तब वो यहाँ पे पैरिटी फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ वंस हमारे जो है वो ऑड है, मतलब ऑड पैरिटी, तब वो 0 है। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ये 1 रहेगा, यानी कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, एंड नो सच कैरी यानी 0। तो मैं इसको आपको और उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आपका, जैसे आप देख रहे हैं 7th बिट जो है आपका S फ्लैग, यानी ये जो है साइन फ्लैग, ये वाला SF साइन फ्लैग। ठीक है, सो दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन इज नेगेटिव। ठीक है, साइन मतलब क्या होता है, मतलब उसके सामने या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव वाली बात आ रही है। तो ये फ्लैग सेट कब होगा, जब इसमें हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा, है ना, यानी इसमें माइनस साइन होगा। मतलब अगर हमने 4 - 5 कर दिया, तब क्या होगा, -1 आंसर आएगा, यानी माइनस जो है उसका जो रिजल्ट है उसका जो साइन है वो माइनस है, नेगेटिव है। इसीलिए जब ये सेट कब, ये वाला फ्लैग जो है, ये जो SF आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये कब हमारा सेट होगा, जब हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, जीरो फ्लैग, दिस फ्लैग इज सेट इफ द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन और कंपैरिजन परफॉर्म्ड बाय द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इज 0। मतलब अगर हम रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है, तब हमारा जीरो फ्लैग जो ये दिख रहा है आपका ZF, ये हमारा सेट हो जाएगा। P यानी पैरिटी फ्लैग। अब हम इसकी बात करें, पैरिटी फ्लैग, द फ्लैग इज सेट टू 1 इफ द लोअर बाइट ऑफ द रिजल्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो इवन पैरिटी और पैरिटी हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारी बात आती है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग कहाँ पे है, इसमें T फॉर ट्रैप फ्लैग, ये रहा हमारा ट्रैप फ्लैग। ठीक है, ये सारे जो है कंट्रोल फ्लैग्स हैं। ये कंट्रोल फ्लैग्स यानी हमारे CPU को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। ये 3 फ्लैग जो आपको दिख रहे हैं, one is the direction flag, one is the interrupt flag and T is the trap flag। तो ये तीनों फ्लैग्स जो होते हैं वो हमारे CPU को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि फ्लैग रजिस्टर जो होता है वो एक तो आपके रिजल्ट के स्टेटस को बताने के लिए काम आता है, और दूसरा ये आपके CPU के कुछ कंट्रोल्स के लिए भी काम आता है, आपके CPU को कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है। तो उसमें CPU को कंट्रोल करने के लिए जो 3 बिट्स यूज होती है वो ये है, दैट इज डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग। तो ट्रैप फ्लैग क्या करता है, इफ दिस फ्लैग इज सेट द प्रोसेसर एंटर्स द सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड। In other words, a trap interrupt is generated after execution of each instruction. The process executes the current instruction and the control is transferred to the trap interrupt service। मतलब क्या है कि हमको एक परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग, इसमें लिखा हुआ है ना जैसे आपके यहाँ पे, तो अगर हमको सिंगल स्टेप परफॉर्म करना है तो हमने ट्रैप फ्लैग को ऑन कर दिया, मतलब एक स्टेप परफॉर्म करने के बाद जो वो है वो इंटरप्ट हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, और अगर 0 है, अगर इसको हम 0 रख रहे हैं, मतलब वो सिंगल स्टेप में काम नहीं करेगा, उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करेगा। उसके बाद बात आती है हमारी इंटरप्ट फ्लैग की। तो इफ दिस फ्लैग इज सेट द मास्केबल इंटरप्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द CPU, अदरवाइज दे आर इग्नोर्ड। मतलब क्या है
कि अगर हमने इंटरप्ट फ्लैग को इनेबल कर दिया तो जहां पे भी वो सीपीयू काम कर रहा होगा, जैसे ही हमने इंटरप्ट फ्लैग को इनेबल किया है वो इसमें इंटरप्शन आ जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और अगर जीरो है, डिसेबल्ड है, इसका मतलब ये है कि काम करते जाना है, कोई इंटरप्शन नहीं है। उसके बाद आती है हमारी डायरेक्शन फ्लैग की, डीएफ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, ऑटो डिक्रीमेंट एंड ऑटो इंक्रीमेंट की बात बोली है, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड बाय द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस and if this flag bit is 0 the string is processed beginning from the lowest address to the highest address। मतलब क्या है कि अगर ये 0 है तो ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, यानी 0 से हायर जाएगा, वो कम से ज्यादा में जाएगा, और अगर डिक्रीमेंट है तो ये ज्यादा से कम में जाएगा। तो मतलब जब हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की बात करते हैं तब ये सारी चीजें जो है वो काम आती हैं कि हमको आखिर किस डायरेक्शन में जाना है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ते क्रम में जाना है या घटते क्रम में आना है, तब हम डायरेक्शन यूज करते हैं, डायरेक्शन फ्लैग। तो डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग जो है वो एक्चुअली हमारे सीपीयू को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अगर हमें एकदम से इंटरप्ट करना हो, हमें एकदम से वर्क अपना बंद करना हो कि नहीं नहीं हमारा प्रोग्राम कुछ तो भी गलत हो गया, हमको अभी नहीं करना है, तो हम इंटरप्ट फ्लैग कर सकते हैं। डायरेक्शन फ्लैग उसको डायरेक्शन बताने के लिए कि घटते क्रम में जाना है या बढ़ते क्रम में जाना है। और सिंगल स्टेपिंग फ्लैग, अगर हमें सिंगल स्टेपिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब हम ट्रैप फ्लैग यूज करते हैं। उसके बाद हमारा बचता है एक होता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये जो आपका एएफ दिख रहा है, और एक बचा हमारा ओवरफ्लो फ्लैग। तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि ओवरफ्लो फ्लैग माने अगर हमारे रिजल्ट में ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा चीजें आ जाती हैं, तब हम ओवरफ्लो फ्लैग यूज कर सकते हैं। तो ओवरफ्लो फ्लैग इज दिस फ्लैग इज सेट इफ एन ओवरफ्लो occurs, that is the result of the signed operation is large enough to be accommodated in a designated register। मतलब अगर हमारा रजिस्टर 8 बिट का है, हमने अगर बोला कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला एएल पे मैंने कोई एक वैल्यू रखनी है, एएल क्या है हमारा 8 बिट रजिस्टर है, और मैंने उसमें जो वैल्यू डाली वो 8 बिट से ज्यादा की हो गई, 16 बिट की हो गई, हाँ 17 बिट की हो गई, तब क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जैसे ही वो ओवरफ्लो होगा तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, तो सामने वाले को यूजर को पता चल जाएगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो ओवरफ्लो हो चुका है ना। मतलब हमको जो है हमारा नंबर, हमें रजिस्टर अब जो है वो ज्यादा बिट का देना पड़ेगा, अब ये ओवरफ्लो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की। तो दिस इज सेट इफ द कैरी फ्रॉम द लोएस्ट निबल दैट इज बिट 3 ड्यूरिंग द एडिशन और बोरो फॉर द लोएस्ट निबल दैट इज बिट 3 ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। अच्छा, तो क्या रहता है कि ये उल्टा आप बोल सकते हो, जैसे अपन कैरी फ्लैग बोलते हैं तो उसकी जगह अपन जब बोरो के लिए यूज करते हैं, जब बोरो करने की जरूरत होती है तब उसके लिए हम ऑक्सिलरी फ्लैग को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फ्लैग रजिस्टर भी समझ में आया होगा। पूरा 16 बिट फ्लैग रजिस्टर होता है जिसमें से 9 सिर्फ वर्किंग होते हैं, 7 बिट जो होते हैं वो हमारे खाली होते हैं, और उस 9 में से भी जो 3 बिट्स हैं वो हमारे कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं जो सीपीयू को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, और बाकी के जो फ्लैग्स हैं वो हमारे रिजल्ट का स्टेटस बताते हैं। रिजल्ट का स्टेटस कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये कैसे बताते हैं ये भी अपन ने समझ लिया। तो क्लियर है इतना संतोष? यस मैम। है ना। अब आई होप आप लोगों को अगर ब्लॉक डायग्राम आता है 8086 का, तो अगर अभी मैं आपको नोट्स नहीं भी देती हूँ तो भी आप हर चीज के बारे में एटलीस्ट, मतलब इस पूरे ब्लॉक डायग्राम के बारे में 2 से 2.5 पन्ने तो अभी भर सकते हो कि नहीं, ये बताओ। यस मैम। है ना, आधे पन्ने में तो आपका डायग्राम ही आ जाएगा, उसके बाद 2 पन्ने तो आई थिंक भर ही सकते हो भाई, कि भाई ये हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। सबसे पहला जो कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर जो सक्सेसफुल हुआ था 8085 था, फिर उसके बाद एडवांस वर्जन आया जिसको हमने 8086 बोला। उसमें फायदा क्या है कि वो जो हमारा फेच, डिकोड और एग्जीक्यूशन वाली बात जो मैंने आप लोग को बताई थी कि इसमें फास्टर होता है। फिर ये 2 टाइप्स में डिवाइड, 2 क्लासिफिकेशन है इसके, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि फेचिंग और एग्जीक्यूशन का ऑपरेशन एक साथ हो सके, है ना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर आपने फिर इनका पूरा एक्सप्लेन कर दिया, BIU क्यों है, EU क्यों है, फिर उसके अर्थमेटिक यूनिट। मेरे ख्याल से 2-3 पन्ने इजिली हो सकते हैं अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस को अच्छे से सुना हो तो, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग को सब कुछ समझा दिया है, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप कहीं से भी पढ़ोगे ना, एक ट्यूटोरियल पॉइंट करके एक वेबसाइट है जिसमें अगर आप डालोगे माइक्रो प्रोसेसर ट्यूटोरियल पॉइंट तो उसमें हर चीज दी हुई है। तो मेरे समझाने के बाद अगर आप आप अगर वो भी पढ़ोगे ना तो वो भी आप लोग को फिर और चीजें मतलब जो है वो समझ में आ जाएंगी कि लिखना क्या है। बाकी मैम ने तो समझा दिया, स्टिल आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ओके, अब हमारी बात हो गई यहाँ पे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की, हमने फ्लैग भी पढ़ लिया। अब हमारी नेक्स्ट आती है बात इसके पिन डायग्राम की। तो 8086 जो होता है स्टूडेंट्स हमारा, ये 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। दिस इज अ 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर। इसमें 40 पिन्स होती है, तो ऑब्वियसली हमको सारी की सारी 40 पिन्स के बारे में समझना जरूरी है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, थोड़ी सी कॉमेडी थी वो,
उसमें ये दिखाया था कि किस तरीके से हम इस 8086 माइक्रो प्रोसेसर को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो बताती हूँ, अगर आप लोगों को शायद वो लगे इजी तो आप लोग बिल्कुल उसको यूज कीजिएगा, और नहीं लगे तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। उसने इस तरीके से बताया था कि जैसे आपका ये पूरा है 1 से लेकर 20, पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसने ये बोला कि सबसे पहले अपन ने ये अज्यूम किया कि एक आदमी है वो ग्राउंड में बैठा हुआ है, तो दिस इज ग्राउंड 20 जो है, 20 पिन इज ग्राउंड, GND। उसके बाद उसने घड़ी देखी, क्लॉक, है ना, उसने घड़ी देखा, उसने सोचा कि मैं इंटर पास कर लेता हूँ, इंटर कर लेना मेरे लिए सही रहेगा, इंटर यानी 12th आपका। इंटर पास करने के बाद वो NRI बनने चला गया बाहर, ठीक है, NRI बनने चला गया। NRI बनने के बाद भाई उसको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो उसने बिल्कुल ABCD से स्टार्ट किया। तो उसमें AD0 से लेकर AD15 तक पूरा यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया, एंड देन अगेन वो ग्राउंड पे, वहां पे जाकर ग्राउंड पे बैठ गया। ये उसने इस तरफ का समझाया था। और जब अपनी राइट हैंड साइड की बात आई 21 से लेकर 40 पिन की, तो उसने उसको क्या बताया था कि रीसेट तो आप याद कर लो कि सबसे पहले सब कुछ रीसेट हो गया, देन आप रेडी हो रहे हो, ठीक है। तो आपसे जब अमिताभ बच्चन, मतलब कौन बनेगा करोड़पति की बात उसने करी कि इफ यू आर रेडी, वो आपसे बोलता है तो आप रेडी हैं आज के सवाल के लिए, मतलब इस टाइप से, तो वो रेडी है। रेडी के बाद वो अपना टेस्ट शुरू करता है, जो कौन बनेगा करोड़पति का है। टेस्ट शुरू करने के बाद आपको वो क्वेश्चंस देता है। तो जैसे उसने 2 क्वेश्चंस दिए आपको, पहले दोनों क्वेश्चंस के लिए वो ऑप्शंस देता है, तो उसने बोले कि 3 ऑप्शंस उसने दिए। 3 ऑप्शंस जैसे गलत होते हैं फिर एक होता है, तो उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए। उसके बाद वो आपसे बोलते हैं लॉक कर दिया जाए, तो उसमें आपने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद आपको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गेट 0 या गेट 1 से जाए, मतलब या तो क्विट कर सकते हैं या तो आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो दिया। और जब आपका गेम खत्म हो जाता है तो आपको चेक देते हैं, चेक लेने के बाद उसको रीड करते हो आप, तो दिस इज रीड। रीड करने के बाद उसने बोला कि आप वो चेक आप डिसाइड करते हो कि दैट इज मिनिमम या मैक्सिमम चेक है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम या मैक्सिमम आ गया। देन उसने बोला कि वो फिर आप जो चेक है उसको बैंक में जमा करते हो, तो दैट इज BHE। एंड उसके बाद का ये जो A19 है, उसने पता नहीं क्या समझा है, वो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि जो मैंने अभी आपको इतनी सारी बातें बोली वो कुछ यूजफुल हो सकती है, तो आप यूट्यूब में डालना 8086 पिन डायग्राम इजी टेक्निक, या फिर एक्चुअली मैंने यूट्यूब में नहीं डाला था, ये मुझे डायग्राम चाहिए था क्योंकि मैं ड्रॉ करती तो बहुत ही हौच पौच बनता है, तो मैंने सोचा कि मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके फिर आप लोग को बताती हूँ। तो मुझे उसमें जो पहला डायग्राम मिला था दैट वाज ये वाली डायग्राम के बाजू में एक बच्चा बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था ट्रिक टू लर्न दिस डायग्राम। तो मैंने देखा कि वो यूट्यूब वीडियो थी, तब मैंने देखा कि हो सकता है मैं आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग आज बता सकूं, इसमें ट्रिक बता सकूं उसको लर्न करने के लिए, बट मुझे वो इतनी यूजफुल नहीं लगी। स्टिल मैंने आपको बता दिया कि उसने किस तरीके से ट्रिक बताई थी। अगर आपको लग रहा है कि वो यूजफुल है तो मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर की। तो इट वाज अ फर्स्ट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये 14 बिट पिन चिप होती है। अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर पिन तो ऐसी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में कैसी दिखती है वो ये है। आपके सिस्टम में, आपके जहाँ पे भी ये यूज होता है वो कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। इस तरीके की आपने आईसीज भी देखी होंगी। जब हम लॉजिक गेट्स भी पढ़ते थे तो भी उसमें हम ये आईसीज देखते थे, ऐसी आईसीज यूज होती थी। तो लेकिन वो एकदम छोटी छोटी सी होती थी, उसमें मुश्किल से 8 पिन होती थी एक तरफ। ये 40 पिन है, ऐसी ही है, ऑब्वियसली चिप ही है ये। इसमें 40 पिन है, 20 पिन एक तरफ, 20 पिन दूसरी तरफ। तो मतलब अगर आपको कभी रियल लाइफ में देखने मिले तो आपको पता रहे कि कैसी दिखती है। ऐसा ना हो कि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया पर एक्चुअल में कैसे दिखता है नहीं पता है, उसके लिए मैंने आज आपको ये दिखाया है। अब इसमें 20 पिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो है 20 की 20 पिन है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी 20 पिन है। तो उनका काम क्या होता है वो यहाँ पे है। तो अब जैसे कि पहले तो हम पिन डायग्राम को ही समझते हैं। हमारा ये 40 पिन डायग्राम है, पूरा का पूरा इसमें दिख नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, अब हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर पिन डायग्राम को आप एक साथ देखो तो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे मिनिमम मोड, मैक्सिमम मोड दिख रहा होगा। फिर आपको दिख रहा होगा कि 20 पिन यहाँ पे है, यहाँ पे 21 से 40 पिन है। यहाँ GND यानी ग्राउंड लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि ये ग्राउंड करने के काम आता है। यहाँ पे UCC या VCC है, मतलब यहाँ पे हम सप्लाई देते होंगे। तो ये 3 चीज तो हमको समझ में आ रही है, बाकी चीजें हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। चलो समझते हैं उसको भी। उसके बाद आपको ये दिखा कि मैक्स मोड एंड मिनिमम मोड। तो मैक्स एंड मिनिमम मोड मतलब हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो 2 मोड में काम करता है। वन इज मिनिमम मोड, सेकंड इज मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड में जब वो काम करता है मतलब वो सिंगल प्रोसेसर की तरह यूज होता है, और जब वो मैक्सिमम मोड में काम करता है मतलब वो मल्टीपल प्रोसेसर माने मल्टी प्रोसेसर की तरह काम होता है। अब उसमें आप देख रहे होंगे कितनी सारी ऐसी पिन है जिसके आगे 2-2 फंक्शंस लिखे हुए हैं, मतलब मैक्स मोड में भी फंक्शन लिखे हैं, मिनिमम मोड में भी।
और कुछ ऐसी पिन है जो सिर्फ मैक्सिमम मोड के लिए फंक्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पिन्स होती हैं उनका यूज होता होगा मैक्सिमम मोड में अलग, मिनिमम मोड में अलग। तो इसमें से कुछ पिन्स ऐसी हैं जो दोनों मोड में वर्क करती हैं, है ना, और कुछ पिन्स ऐसी होती है जो सिर्फ एक मोड में वर्क करती है। ये तो आपको सिर्फ डायग्राम देखकर ही समझ में आ जा रहा है, पिन डायग्राम देखकर। ठीक है, उसके बाद इन सारे उसके क्या क्या यूजेस हैं वो आई थिंक अभी तो पौने मतलब ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर दिस लेक्चर, तो 5 मिनट में तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इन सबको मैं इजीली आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये जो A0 से लेकर A14 दिख रहा है आपको, है ना, AD0, AD1, AD2, AD3 से लेकर 14 तक, और यहाँ आपको दिख रहा है A15। दीज आर एड्रेस एंड डेटा बस लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस और डेटा सेव होता है। उसके बाद आप अगर अगेन 15 के बाद देखेंगे A16, 17, 18, 19 भी है। तो इससे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका एड्रेस बस है वो 20 बिट का होता है, इसलिए ये A0 से लेकर A19 तक है 20 बिट्स, और डेटा जो होता है वो आपका 16 बिट का होता है, तो D1 D0 से लेकर हमारा D15 तक है 16। उसके बाद ये मिनिमम मैक्सिमम मोड के लिए है MNMX, मिनिमम मैक्सिमम RD इज यस रीड लॉक, और उसके बाद जैसे रेडी रीसेट, यहाँ पे आपका हो गया क्लॉक। 19 जो पिन है वो आपकी क्लॉक सिग्नल देने के लिए, आपको पता है क्लॉक सिग्नल यानी आपके माइक्रो प्रोसेसर को बताने के लिए कि कब स्टार्ट करना है, कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ के लिए क्लॉक है। उसके बाद आपका ये जो VCC है, यहाँ पे आपको पावर सप्लाई होता है। पावर सप्लाई जो है माइक्रो प्रोसेसर में 5 वोल्ट का होता है, और ये जो हमारा पिन नंबर 20 और पिन नंबर 1 है ये ग्राउंड करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटा मैंने अभी आपको बताया है। उसके अलावा जो है हम अभी और इसको पढ़ेंगे, है ना, इजी पूरा डिटेल में कि हर पिन जो है वो किस किस काम आती है। उसके लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर के बाद किसी को भी 8086 के आर्किटेक्चर और ब्लॉक डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात उसके बाद अपने पिन डायग्राम की, तो वो कल हम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको पिन डायग्राम में भी कोई अड़चन नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। हम फटाफट अटेंडेंस ले लेते हैं। सॉरी, आकांक्षा मैम। बेटा समझ में आ रहा है? आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था क्लास। यस मैम। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। चलो, जो अगर कोई डाउट हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है,